Good morning, students. Hope you will be fine. In the topic of electrochemistry, हमारी बात इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को लेकर के हो रही थी. लास्ट वीडियो के अंदर हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इसके ऊपर नंबर 1 कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या प्रभाव होता है वो स्टडी किया था. उसी को मैं दोबारा रिवाइज कराकर इनसे शुरू करता हूँ. और आज हमें देखना है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है या कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. कंडक्टेंस मीन्स ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस. ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस. कंडक्टेंस इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमने यूज किया है उसके लिए. और इलेक्ट्रोलाइट्स हमें पता है कि इससे मिलकर के बने होते हैं. उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं they are the ions. Ions are the charge carrier in the electrolyte. तो अगर हम क्या कर रहे हैं इसको स्टडी करने के लिए मैं क्या लेता हूँ कंटेनर. मैंने कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया सॉल्यूशन लिया. ठीक है, कैसा है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. हमें इसके ऊपर क्या करना है डाइल्यूशन को स्टडी करना है. जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन केवल बीकर के अंदर इस बीकर के अंदर केवल सॉल्यूशन इतना ही है. और इस सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज कैरियर है मैं मान लेता हूँ सी. ये सॉल्यूशन को नाम दे दो सी के. कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम यहाँ पुट कर सकते हैं. जैसे मैंने क्या ले लिया सी के, तो इसके अंदर मैं चार्ज कैरियर ले लेता हूँ सी प्लस ऑफ ए माइनस. इन चार्ज कैरियर के अंदर अगर ये सॉल्यूशन कैसा है कंसंट्रेटेड है तो ईज ऑफ फ्लो कैसा होगा ना के बराबर. क्यों? क्योंकि इनके बीच में सी प्लस और ए माइनस के बीच में क्या है एक बॉन्ड है, स्ट्रेंथ है. यानी किसके द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर कैसा है ये किसके द्वारा उस बल के द्वारा क्या है एक दूसरे को बांधे हुए हैं. अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ इसको मैं डाइल्यूट क्या करता हूँ मैं इसको डाइल्यूट करता हूँ. हमने क्या किया इसको डाइल्यूट कर दिया. डाइल्यूट में हमने क्या किया इसके अंदर यहाँ तक क्या कर दिया वाटर को ऐड कर दिया. वाटर के ऐड करने पर यानी डाइल्यूशन पर. ठीक है, मैंने क्या किया डाइल्यूशन किया. डाइल्यूशन जैसे ही मैंने इसका बढ़ाया तो क्या हो जाएगा आप लोग समझ सकते हैं जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी. यानी इनके अंदर जो अट्रैक्शन जो पहले था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था वो क्या हो जाएगा दूर. यानी ये जो चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर द आयंस, दीज आर द चार्ज कैरियर्स. इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा दूर हो जाएगा. और ईज ऑफ फ्लो वो क्या कर जाएगा इंक्रीज बढ़ जाएगा. ईज ऑफ फ्लो इंक्रीज कर जाएगा. देन इनकी क्यों ईज ऑफ फ्लो बढ़ गया इनकी जो डिस्टेंस है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी. जिसके कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा. और क्या होगा कंडक्टेंस जो होगी वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी. यानी आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस. यानी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, दूसरा देखते हैं ये रहा कंडक्टेंस का प्रभाव. दूसरा यदि हम इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या करना है यानी एड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करें ठीक है तो क्या बढ़ जाएगा यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने
उसके कारण से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जब इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या कर जाएगी, कंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, कंडक्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पर हमने क्या देखा, कंडक्टेंस, और अगर उसी के अंदर क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो इंक्रीज करते हैं। नाउ यहाँ देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले आप इसका मतलब समझें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे तो आप पहले ही 11th क्लास के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम और ये चैप्टर के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को रहता है, इसलिए आप पहले इसका मतलब समझें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या इसको कहते हैं DOD और DOI, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी इसको कहते हैं। सपोज करो एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, डिसोशिएट करता है A प्लस प्लस B माइनस, ये क्या है, यही से पता लगता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है जी। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो कितने क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने दिया है ये कितना टूटा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ये सपोज करो आपने इसकी 100 मॉलिक्यूल ली, ठीक है, और ये 100 के 100 ही 100 मॉलिक्यूल लिए आपने, और 100 ही हमें A प्लस प्राप्त हुआ और 100 ही हमें क्या प्राप्त हुआ, B प्लस। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 100 मॉलिक्यूल आपने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, तो आपको क्या मिला, 100 ही सॉल्यूशन A प्लस के मिले और 100 ही सॉल्यूशन किसके, B माइनस के लिए, तो इसको कहेंगे 100% डिसोसिएशन। यानी ये एक और 100% डिसोसिएशन किसका होता है, आप जानते हैं किसका होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। यानी ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी कैन डिवाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कितना डिसोसिएट हुआ, समझ गए। डिसोसिएशन का मतलब कि आपने क्या लिया, कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर आपने इसके अंदर सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिसोसिएशन कैसा होता है। अगर ये 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर ये 100% नहीं होता तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सपोज करो यही दूसरा क्या ले लिया हमने, यही एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और डिसोसिएशन के ऊपर के केस A प्लस प्लस B माइनस, तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 100, अब 100 में से कितने मॉलिक्यूल्स के छुट्टे सपोज करो 10, 100 माइनस 10, यहाँ भी हमें क्या मिलेंगे, 10 मिलेंगे, तो यहाँ भी क्या मिलेंगे, 10 मिलेंगे। यानी जैसे जैसे अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कम हो रहा है, ये कम टूट रहा है, तो इसको हमने कहा कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके अपेक्षा कम है। समझ रहे ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर केवल हमें 10 ही मॉलिक्यूल इसके प्राप्त हो गए। अब जैसे जैसे आप इसका डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाएं, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट को यदि आप हम क्या ले जाएं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाएं, तो दैट विल बी चेंज इनटू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम क्या अल्फा के द्वारा डिनोट करते हैं, ये कैसा होता है, 100%। अब इसके ऊपर हमें इफेक्ट देखना है डाइल्यूशन का। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखो एक बहुत मोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक कंटेनर के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, चार्ज कैरियर है, उसके अंदर सपोज करो AB है तो A प्लस और B माइनस चार्ज कैरियर है। यहाँ पर चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो गया है, 100% डिसोसिएट, यानी जितना हमने दिया था ये पूरा का पूरा आपने आयनों के अंदर टूट गया है। अब हम क्या करें, इसका
क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ कोई प्रभाव नहीं। यानी डाइल्यूशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि हाँ अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो यूनिटी, अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, मैं निकाल के भी बताता हूँ आपको। अल्फा कितना दिया 100 और कितना टूटा वो भी 100, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यूनिटी। अब अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 into 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज क्या आ जाएगी 100%। इसलिए मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब डिसोसिएशन होता है तो जो उसके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 100% होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आती है निकलती है। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस वो सा रिलेशन रखना, बहुत आसानी से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, क्लास आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिसोसिएशन पर एसिडिक एसिड क्या देता है, CH3 CO- एसिडेट आयन और H+, इट गिव्स ऑन डिसोसिएशन। डिसोसिएशन पर ये एसिडेट आयन और क्या देता है, H+ आयन देता है। अब हमने इसकी मात्रा क्या 100 मॉलिक्यूल हमने लिए और हमने क्या देखा कि केवल 10 ही मॉलिक्यूल हमें क्या मिल रहे हैं, इसके मिल रहे हैं, यानी इसका डिसोसिएशन 100% नहीं हो रहा, तो हम यहाँ क्या करते हैं माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ अल्फा निकाल करके देखें तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, आपने कितना लिया 100, एक मिला कितना 10, अब यहाँ प्लस भी करेंगे 10 इसके कभी आप 20 करना है, 10 ही मिलेगा यानी 0.1, ठीक है जी। और अगर आप इसका परसेंटेज निकालें कर सकते हैं, परसेंटेज कितना आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं है, ठीक है। यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम आती है। क्यों, अब यहाँ पर क्या करना है, यदि हम यहाँ पर हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और हमारे पास क्या है, ये एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है। चार्ज कैरियर डज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, यानी किसके केस में, ये तो मैं बताया, किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बताया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम देखते हैं, हम यहाँ अप्लाई करेंगे ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, जो आप 11वीं क्लास में पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ अभी मैंने देखा डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1 बना रही है, और अगर परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा 10%, ठीक है। यानी ऑन मिक्सिंग वाटर इट्स DOD इंक्रीजेस। अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिक्स करें, वाटर मिक्स करेंगे, चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, यहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो ऐसे इसके चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे क्या ऐड करने पर, वाटर को ऐड करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, यानी शुरू में क्या होगा कि अभी जब हमने इसका भाग लिया था 10, जब इसका डाइल्यूशन होगा तो हो सकता है 20 टूटे, फिर हो सकता है 30 टूटे, फिर हो सकता है 50 टूटे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम इसकी तरफ प्रमोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा दोबारा से समझ लेते हैं, और यहाँ मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा उस वर्ड का डाइल्यूशन का। देखिए डाइल्यूशन के ऊपर एक सिंपल सी चीज निकल के आ गई कि डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो मान के चलिए, मानना क्या है, आपने देखा कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के ऊपर, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेट्स सी द CH3COOH, एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन हुआ, एसिडेट आयन
CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। डिसोसिएशन हुआ। अब डिसोसिएशन के ऊपर यानी आपने क्या देखा कि यहाँ पर T बराबर 0 के ऊपर हमने इसकी मात्रा ली C, क्लियर। अभी आप यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर इसका गेम है, स्टोइकियोमेट्री का गेम है कि एक मॉलिक्यूल आपने लिया एसिडिक एसिड का और आपको यहाँ क्या मिला, एक एसिडेट आयन और एक ही H प्लस आयन मिला, ठीक है। तो हमने यहाँ पर T बराबर 0 लिया तो हमने इसकी मात्रा प्राप्त हुई 0 और 0। जब आप देख लो कि एक लेने पर एक एक मिल रहा है तो C लेने पर, यानी अगर हम इसकी वैल्यू T बराबर हम क्या है इक्विलिब्रियम के ऊपर लें, सामने के ऊपर इसकी वैल्यू को चेक करें तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। हमने यहाँ क्या किया, इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कहते हैं अल्फा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी C माइनस C अल्फा। देखो मैं फिर बताया आपको, चूंकि एक मॉलिक्यूल है, एक जब डिसोसिएट करता है तो इसकी मात्रा प्राप्त हो रही है, एक ही एसिडेट आयन बन रहा है, एक ही H प्लस आयन बन रहा है। अब जब C मॉलिक्यूल यानी अल्फा लेकर के जब C मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा तो वैल्यू प्राप्त होती है यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा। तो हमारे पास शेष कितना रह जाएगा, C माइनस C अल्फा, क्लियरली, ठीक है। यानी ये कंडीशन आएगी कब, इक्विलिब्रियम पर। अब पोस्ट वाले का डायमेंशन जानते हैं T बराबर क्या जाएगा, ये C अल्फा इनटू C अल्फा कितना लिया, C माइनस C अल्फा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको C माइनस C अल्फा लिख करके C को कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हैं ना। C यहाँ कॉमन ले लो तो C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, ये तो हमने लिया। प्राप्त कितना हुआ, C अल्फा इसी से इसी को कैंसिल करता है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब चूंकि ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए A है और लेस है, A की जो वैल्यू है एक से कम आ रही है, इसलिए 1 माइनस अल्फा को हम क्या ले लेंगे, सिंगल अबाउट 1। फॉर्मूला क्या रहेगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A अपॉन C। देखो मैंने यहाँ एक प्रूव करके दिखा दिया आपको, ये वाली चीज की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन अगर क्या होगी, घटेगी तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए हमारे डायमेंशन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करता है, बढ़ता चला जाता है, कंसंट्रेशन कम होती है और अल्फा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। यही पोस्टवर्ड में यहाँ एक्सप्लेन किया। अब बात आती है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस हमने पढ़ लिया, अभी देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर हमें डाइल्यूशन का प्रभाव देखना है कि होता क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, या हम क्या कहते हैं, कप्पा, ठीक है। यानी अगर क्या पढ़ा है, कंडक्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अभी हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और देखते हैं इसका प्रभाव क्या प्रभाव होता है। ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, ठीक, जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया A B, अब चार्ज कैरियर उसके अंदर हो जाएंगे A प्लस और B माइनस। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के द्वारा मैं आपको इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए कि यहां पर सपोज जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर K, यानी K की जो वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू है वो कितने हैं, 2। तो आप नजर आ रहे हैं आपको, यदि हम इस इलेक्ट्रोलाइट को मान लें तो इससे जो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर आ रहे हैं वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, 1 ml के अंदर कितने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये चूंकि क्या कह रहा है,
कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं कप्पा। ये कितने में है, ये है 1 ml। अब हम इसको क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन कर दिया, इसके अंदर कर दिया वाटर और ऐड कर दिया। जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है जी, यहाँ पर वाटर ऑन डाइल्यूशन सिस्टम क्या होगा, वाटर क्या किया, 1 ml का हमने वाटर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी हमने क्या कर दिया, वाटर 2 ml, ठीक है। ये कब कर दिया, ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के ऊपर हमने वाटर की जो स्ट्रेंथ है उसको हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ पर के की वैल्यू निकालेंगे। आप देखो के 1 ml में कितने थे, 2 ml में कितने हो जाएंगे भाई 2, न्यूट्रल मेथड वाला सीधा हिसाब है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की 1 आ जाएगी। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू आपको केवल समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो कप्पा की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इससे पहले वाले केस में क्या किया था, कंडक्टेंस जो थी वो क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, लेकिन के कप्पा की जो वैल्यू है ऑन डाइल्यूशन ये क्या करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, कैप एम, ये भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डाइल्यूशन यानी कि हम क्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों इंक्रीज करेगी, तो मैं यही बताया हूं आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी दैट्स के इनटू वॉल्यूम, और वो भी कैसा, मोलर वॉल्यूम। टीचर ने फॉर्मूला पढ़ा था, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज के इनटू वॉल्यूम, वो कैसा, नॉर्मल। यानी सीधा सीधा नजर आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम यदि हम इंक्रीज करें तो कप्पा की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन जब वॉल्यूम ये, अब देखो यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम इफेक्टिवनेस देखेंगे कि इफेक्टिवनेस किसकी होगी, के की होगी या इस वॉल्यूम की होगी। वॉल्यूम चूंकि अधिक मात्रा के अंदर बढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन हम ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, इफेक्टिवली इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू को हम देखेंगे नहीं, यहाँ पर मोलर कैप यानी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सिमिलरली यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम कैसा है, मोलर में मोलरिटी से डिवाइड किया, ठीक है, 1000 अपॉन मोलरिटी, और यहाँ क्या था, 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। ये नॉर्मल वॉल्यूम है और ये मोलर वॉल्यूम है, दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी वही चीज नजर आएगी कि जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिवनेस के साथ इंक्रीज कर रहा है। इसकी के की वैल्यू जो अगर डिक्रीज कर भी रही है तो उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो भी क्या करेगी, वॉल्यूम बढ़ाने पर इंक्रीज करेगी। देखो ऐसा ये कहाँ देखा गया, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली के इज नॉट डिक्रीजिंग, के डिक्रीज नहीं कर रहा था बाई सच अमाउंट, बट वॉल्यूम इंक्रीजिंग, सो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है, रिजल्ट जो निकल करके आया हमारा, रिजल्ट आया निकल करके कि ऑन डाइल्यूशन, यानी अगर उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो यहाँ पर कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जिसको जी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज करती है। मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम कैप एम के द्वारा नोट करते हैं, ये भी इंक्रीज करती है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज कैप ई, ये भी क्या करती है, इंक्रीज
इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, ये क्या है, इसका पूरा सॉल्यूशन है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर या हम डाइल्यूशन इतना बढ़ाते हैं यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन यदि हम करते हैं तो उसके ऊपर, इन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेट्स सी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, लेट्स सी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या कहते हैं, जीरो कंसंट्रेशन भी कहते हैं, जीरो कंसंट्रेशन। ये चीज आता है। जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड, बस यहाँ ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, बाई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैप एम, और इसको क्या कहते थे, नॉट, यानी जीरो। ठीक, कैप एम नॉट, और दूसरा कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी है, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, जीरो। इसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और डाइल्यूशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो देखो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि जीरो कंसंट्रेशन या इसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं वॉल्यूम, इसके अंदर है, ml के अंदर है, और कैप m यानी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इधर ले लेते हैं आप मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसका यूनिट आपने पढ़ा था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या है, 1 ml, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आती है वो आती है 0.2। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, या हमने 2 ml, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है, हल्का सा, और कितनी आती है 0.2, 3 ml के ऊपर ही हो जाती है 0.2। फिर हमने क्या किया, 4 ml 0.23, ठीक है, और 4 ml के बाद सीधा हमने क्या किया 10 ml के बाद हमारी जो कंडक्टिविटी है 0.3। अब हम इतना ही वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी यदि हमने 11 ml 0.2, 12 ml 0.3, 13 ml, यानी हम जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी हमारी बढ़ नहीं रही है। एक सैचुरेशन पॉइंट हमने गेन कर लिया, और यही सैचुरेशन पॉइंट क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड जीरो कंसंट्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो कंसंट्रेशन कहते हैं, ये जो सैचुरेशन पॉइंट है। अब हम वॉल्यूम कितना ही बढ़ाते चले जाएं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज नहीं कर रही है। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मींस मोलर कंडक्टिविटी इज सैचुरेटेड इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो सैचुरेशन जो पॉइंट होता है, जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या कैसा है, वीक है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
इसका कैलकुलेशन मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हमें क्या देखना है, मोलर कंडक्टेंस को देखना है। ठीक है जी, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा कैप एम नॉट के द्वारा या कैप एम जीरो के द्वारा। ठीक है, अगर ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला केस है केस 1 इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा है तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 100% होता है, यानी एफ की वैल्यू क्या आती है, यूनिट आती है, यूनिटी में आती है। तो डाइल्यूशन अगर हम करेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो एल्फा की वैल्यू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो चार्ज कैरियर आयन के जब ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, सिर्फ वही रहेगी। ठीक है, यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आप देखो यहाँ बता देता हूँ, चार्ज कैरियर के ऊपर भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो इसके अंदर चार्ज कैरियर बनेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वो इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन आयंस वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आयन यहाँ पर देखो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आयंस की जो मोबिलिटी है, यानी आयंस क्या हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे। आयंस की जो मोबिलिटी है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो लैम्डा, सो कंडक्टिविटी यहाँ क्या होगी, इंक्रीज, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के द्वारा, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जो पोजीशन आएगी वो देख लेते हैं कैसी आएगी। ग्राफ इसके बीच में उस वाइड डायरेक्शन हो गया, फॉर्मूला है आपका, ये लिया हमने क्या, सैचुरेशन पॉइंट, यानी यहाँ पर अगर सी ले लिया हमने 0, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये सी और ये हमने ले लिया एफ एन। तो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, कहाँ मिला, सपोज है यहाँ जाकर के मिला, इसके ऊपर अगर हमने सी बराबर 0 के ऊपर देखा तो एक सैचुरेशन पॉइंट जो मिला वो हमें यहाँ जाकर के, जैसे जैसे हम डायल्यूशन इसका करते चले गए तो सैचुरेशन पॉइंट मिला। अब दूसरा सी के पीछे यहाँ मिला, धीरे धीरे हम जैसे जैसे डायल्यूशन करते चले जाएंगे तो सैचुरेशन पॉइंट को क्या करते चले जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे। तो सैचुरेशन पॉइंट लास्ट में जाकर के इस जहाँ वैल्यू क्या है सी बराबर 0 के ऊपर, ये यहाँ इसको क्रॉस करता है। और जब हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये कैसी आती है, ये स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो जैसा ग्राफ बनेगा कांस्टेंट इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब हम इसको अगर नोट करना चाहें तो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, आपने पढ़ रखा है y इक्वल टू mx प्लस c। बायो वाले स्टूडेंट को थोड़ा पड़ेगा, टफ पड़ेगा, तो उसको समझ लें। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो आपने 9th क्लास में 10th क्लास में भी पढ़ा है। y बराबर mx प्लस c के ऊपर y एक्सिस क्या शो कर रहा है, इसका जो फॉर्मूला है, यानी कैप m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कैप नॉट m माइनस a और 2c। कैप m कहाँ आ रहा है,
ये आएगा आपका वाई एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर दिया है और ये सी यानी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया हमने अंडर सी, ये लिया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो वैल्यू मिल रही है ये हमें किस में मिल रही है, स्ट्रेट लाइन में, स्लोप, ठीक है। और स्लोप भी कैसा है, ये ऐसा है, ये स्लोप सारा यानी ये कैप नॉट एम की वैल्यू। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये था, ठीक है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच के लिए इसकी वैल्यू को नोट करेगा। इसको हम इस y इक्वल टू mx प्लस c के ऊपर हमने नोट करके दिखा दिया कि कौन क्या क्या नोट कर रहा है। x y एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, कैप एल को लिया और x एक्सिस के ऊपर अंडर c कंसंट्रेशन को लिया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये कैप नॉट एम को क्या कर रही है, दर्शा रही है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ मिल गया। लेकिन हमने जब ग्राफिकली क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा तो वहां पर हमें हाइपरबोल, ठीक है, ये इस तरीके से क्या मिला, ग्राफ मिला, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू होती है वो एक से बहुत बहुत ज्यादा कम होती है। डाइल्यूशन के ऊपर चार्ज कैरियर भी बढ़ेंगे, कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, मोबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन ग्राफ के द्वारा हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट को नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्योंकि तो कैसा हो रहा है, ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट इसके अंदर हो रहा है। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द वैल्यू ऑफ कैप नॉट एम बी यूज्ड कॉर्नैश लॉ। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉर्नैश लॉ का प्रयोग करते हैं। क्या है कॉर्नैश लॉ, इसके लिए है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे पोस्ट वाइड डाइल्यूशन लॉ भी जो था 11 में आपने पढ़ा था, वो भी किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, कॉर्नैश लॉ, KOHL वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनका क्या कहना था, अब यहाँ कॉर्नैश लॉ ये दोनों इन्होंने वीक और एज वेल एज स्ट्रॉन्ग दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया। लेकिन हम इसको देखते हैं कि इनका क्या था, अकॉर्डिंग टू इट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस और एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे आपने देखा कि HCl को डिसोशिएट करोगे तो ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस के अंदर। तो वो क्या कह रहा है, यानी कॉर्नैश लॉ क्या कहता है कि HCl यानी ये जो आयंस आए हैं, कॉर्नैश लॉ ये कहता है कि इनका जो समेशन है आयनों का, ठीक है, इनका जो समेशन है आयनों का इंडिविजुअल, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो किसके बराबर होती है, द समेशन ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं, देखिए कैप नॉट एम और HCl ये अपने आयनों के अंदर टूटेगा, डिसोशिएट करेगा, कैप नॉट एम HCl, ठीक है जी। एम मतलब है कि एम लेकर के इसकी जगह HCl की, तो कैप नॉट HCl ये अपने आयनों के अंदर टूटेगा, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा और इसके ऊपर लगाने के क्या, ये अपने आयनों में लैम्डा और H प्लस और लैम्डा नॉट Cl, ये इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। सेकंड के अंदर सेकंड केस लेते हैं कैप नॉट, इसके लिए ब्रोमीन क्लोराइड के लिए आ जाएगा आपका लैम्डा नॉट। देखो इसको हम इसके द्वारा जो आयंस होते हैं वो लैम्डा ये करके, जैसे यहाँ हमने कैप नॉट किया ऐसे यहाँ लैम्डा, और अगर ये इसके ऊपर जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर तो हमने क्या लगा रखा है, जीरो इंडिकेट कर रखा है, जीरो को लगा रखा है। इसमें आप
प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। आपको पता ही है डिसोसिएशन की वाटर कैसे डिसोसिएट करता है, H प्लस और OH आयन के अंदर डिसोसिएट करता है। अब ये क्या आपकी इक्वेशन। अब हम क्या करें, हम क्या करें 2 - 1 है, 2 में से दूसरी में से पहले को माइनस करूंगा, 2 - 1 प्लस, ठीक, दूसरी वाली में से मैं पहली वाली को माइनस करूंगा और तीसरी वाली को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। नहीं करना है, दूसरी में से पहले को माइनस करना है, दूसरी को प्लस करना है। तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। दूसरी वाली क्या है हमारी, M0 NH4Cl माइनस, पहली वाली को माइनस करेंगे, M0 HCl प्लस M0 H2O, ऐसे यहाँ वैल्यू कर रहे हैं। तो दूसरी वाली क्या है, लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू होती है मैं कैप नॉट NH4Cl माइनस कैप नॉट HCl प्लस कैप नॉट H2O दैट इज इक्वल टू कैप नॉट NH4Cl, यानी जो इसके आयंस हैं प्लस लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस माइनस। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को हटाएंगे, इज लैम्डा नॉट H प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब इसको उधर आ जाएगा। देन थर्ड वन इज प्लस लैम्डा नॉट H प्लस प्लस और लैम्डा OH माइनस। ठीक है जी, यानी यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा Cl माइनस से लैम्डा Cl और लैम्डा H प्लस से लैम्डा H प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब आपका बचेगा क्या, यानी कैप नॉट, ऊपर ले लेता हूं, बचेगा क्या, कैप नॉट NH4Cl माइनस कैप नॉट HCl प्लस क्या जाएगा, कैप नॉट H2O इज इक्वल टू लैम्डा नॉट NH4 प्लस और क्या बचा प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। ठीक है जी, यानी अब हम यहाँ क्या करें, लैम्डा और ये जो आया यहाँ HCl है, अगर आप HCl को निकाल दो तो यहाँ क्या बचा NH4 और हमने क्या वैल्यू निकालनी है, कैप नॉट NH4OH। ठीक है जी, कैप नॉट NH4OH, कैप नॉट NH4OH ये आपका रहेगा लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। ठीक है, जो भी इसको इंडिकेट करना है, ये क्या है, वीक बेस है, वीक बेस, इसलिए यहां हमने इस बेस को क्या किया, माइनस किया। ठीक है ना, तो ये था आपका कॉलेज लॉ। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम करके देखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान है। This one is the example 4, a numerical problem based on Cornell's law. Question is, cap not M4NaCl, HCl and NaAC are 126.4, 425.9 and 91 Simon centimeter square per mole respectively. Calculate cap not M4 HAC, AC4 एसिटेट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैप नॉट M की वैल्यू को जैसा कॉलेज ने क्या किया था कि इनका जो ये जो क्या होते हैं चार्ज कैरियर होते हैं वो इनके समेशन होते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको प्लस करके नोट करेंगे, यानी अपने आप अरेंज करेंगे। पहले देखते हैं इसके लिए, पहला है आपका NaCl, तो कैप नॉट
126.4. That is our first equation. Now in second case, Cap naught HCl is equal to lambda naught H plus lambda naught Cl minus, and the value is 425.9. This one is second, and the third one is Cap naught, और तीसरा है आपका NaAC, that is lambda naught Na plus lambda naught AC minus. इस केस के अंदर दिया हुआ है 91. दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन. तो यहाँ हम कैसे अरेंज करेंगे जिससे कि हमें क्या इनकी वैल्यू प्राप्त हो जाए. हम देखिए, हमें निकालना क्या है, HAC. तो N से N को कैंसिल आउट करना है और Cl को भी कैंसिल आउट करना है, Cl से Cl को कैंसिल आउट करना है. तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, जोड़ है, सेकंड थर्ड को जोड़े. सो एड 2 + 3 - 1. इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है हमें इसमें. Cap naught M4 HAC, Cap naught M4 HAC की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो ये क्या है, इसको प्लस कर दीजिए. Cap naught NaCl प्लस, नहीं सेकेंड प्लस थर्ड लेंगे ना पहले. सेकेंड क्या है हमारी, सेकेंड है Cap naught HCl प्लस Cap naught HCl प्लस Cap naught NaAC माइनस आ जाएगा आपका Cap naught NaCl, दैट इज इक्वल टू, तो पहले वाले का कैसे है, Cap naught HCl मतलब lambda naught H plus lambda naught Cl minus प्लस NaAC, यानी lambda naught Na प्लस lambda naught AC माइनस. अब इसको माइनस करना है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू NaCl की lambda naught Na प्लस lambda naught Cl माइनस. देखिए जरा, ठीक है जी, lambda naught Cl माइनस. ये आ गया आपका Cl माइनस. अगर आपको इसको देखने में प्रॉब्लम है तो खुद से भी जज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है जी. अब क्या नहीं लेना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं. इससे यहां देखने में क्या आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस. यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, तो lambda Na प्लस से lambda Na प्लस कैंसिल, और lambda Cl माइनस से lambda Cl माइनस कैंसिल. ये वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, Cap naught M और HAC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, lambda H प्लस lambda AC. समेशन निकल करके आ गया, दोनों ही आएगा पर, यानी आप क्या लिखेंगे, 425.9 सेकेंड वाली की वैल्यू देखी, प्लस थर्ड वाली की 91 माइनस क्या आ जाएगा 126.4. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. यानी Cap naught MXHAC की वैल्यू, आप बहुत सिंपल तरीका है, प्लस माइनस का खेल है. बस आपने क्या करना है कि हमें जो इक्वेशंस आती हैं उनको बना करके इसमें से किसको माइनस करना है, सिर्फ ये देखना होगा. सो स्टूडेंट, ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज यहाँ खत्म होता है. जो PT1 का आपका सिलेबस है वो उसमें आएगा. बैटरीज वाला जो पोर्शन है इस टॉपिक में बचा हुआ, जो NCERT में आपकी बुक में दिया हुआ है, वो डिडक्ट हो चुका है, ये आप जानते हैं.
बैटरीज और कॉरोजन ऑफ मेटल्स और रस्टिंग ऑफ आयरन वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। अगला टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। बट don't forget the send of ATPs in the form of like if you have liked the video. Okay, thank you.